हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस डे 7 जीएस कैप्सूल के। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को परिभाषित करता है। स्टेट की परिभाषा कौन देता है? ये आर्टिकल नंबर 12 है। इसमें स्टेट की डेफिनीशन दी गई है और इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और ऐसे निकाय जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सरकार के नियंत्रण में काम कर रहे हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, यानी स्टेट के अंतर्गत आएंगे। इसका एक केस है 1981 का, ये आपको याद रखना है, अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसमें जो है एजेंसी ऑफ स्टेट की व्याख्या भी दी गई है, यानी कि जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी स्टेट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात की गई है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है। इनको आर्टिकल 14 में शामिल किया गया है। ये मनमानी राज्य कार्यवाही से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है आर्टिकल नंबर 15 का 4th पार्ट और 5th पार्ट। ये किससे संबंधित है? कई बार ये पूछा गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, समान अवसर, शिक्षा का अधिकार। आंसर हो जाएगा ये 15(4) और 15(5). शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये विशेष प्रावधान की बात करता है। पहला वाला जो 15(4) है इसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और 15(5) को 93rd नंबर के संशोधन के द्वारा 2005 में जोड़ा गया। दोनों शैक्षणिक अवसरों में आरक्षण की अनुमति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल जेपर्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये दोनों किस आर्टिकल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध 22 और 20 के तीसरे पार्ट से है, जिसमें 22 में ये कहा जाता है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी, डबल जेपर्डी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि स्वयं को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट 22 और 23 के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल नंबर 21 है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से और उसके साथ साथ उसको उसके व्यक्तिगत जीवन से केवल और केवल कानून के द्वारा ही उसके राइट्स को, उसके जीवन को छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में इसके दायरे को व्यापक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर भुगतान से छूट प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 27 है, जो ये कहता है कि किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है किसी नागरिक पे कर नहीं लगाएगा, यानी ऐसे कर से के भुगतान से छूट दी गई है, बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार या उसके संवर्धन के लिए किया जाए। ये है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 27। पूर्णतः राज्य वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित है? धार्मिक शिक्षा की अनुमति किस आर्टिकल के तहत रोकी गई है? तो यह है 28(1), जिसमें ये बात की गई है कि अगर पूर्णतः राज्य वित्त पोषित संस्थान है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, दूसरा 28 का जो सेकेंड पार्ट है, इसमें धार्मिक प्रबंधन वाले सहायता प्राप्त संस्थान धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और इसी के तीसरे में ये कहा गया है कि किसी को भी बिना सहमति धार्मिक शिक्षा या उपासना में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर वो नाबालिग है तो उसके पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य है। कौन सा आर्टिकल है जो सभी नागरिकों के वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है? ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 29 का 1 पार्ट, जो प्रत्येक
नागरिक को किसी भी वर्ग के हों अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। 29 का फर्स्ट है। और 29 का जो सेकंड है वो कहता है कि शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोनों मिल करके यानी कि संरक्षण, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने, उसको प्रबंधित करने यानी मैनेज करने का राइट किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर है 30 के अंदर ये बात की गई है कि धार्मिक जो या भाषाई अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी में एक आर्टिकल 31A है, अगर अधिग्रहण होता है तो मुआवजा मिलेगा। और उसका दूसरा पार्ट कहता है कि राज्य सहायता में धर्म, भाषा के आधार पे किसी भी तरीके का कोई भेद